हेलो। हाँ जी। नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर को। तो विश्व युद्धों के बारे में हमने बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर रखी है। हम बहुत सारे ऐसे कारण पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे परिणाम पढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों घटित हुआ। तो बोला जाता है कि बाल्कन संकट हो गया था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई थी, फ्रांस और जर्मनी के बीच में तनाव ज़्यादा बढ़ गया था, ब्रिटेन यूरोप की भू राजनीति में, यूरोप की पॉलिटिक्स में ज़्यादा दखल देने लग गया था, साम्राज्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद और भी पता नहीं क्या क्या। तो प्रथम विश्व युद्ध के इन कारणों को हम पढ़ते हैं और फिर हम उनके परिणामों के ऊपर नज़र डालते हैं। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो इन ऐसी स्थायी बातों पे, सरफेस वाली बातों पे नहीं है, वो थोड़ा गहराई पे है। देखो, युद्ध तो जीवन में, मानव इतिहास में शुरू से लेकर जब आदमी कबीला या कबीलाई फॉर्म में रहता था तब से युद्ध कर रहा है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में उन युद्धों की तुलना में इतनी तीव्रता क्यों ज्यादा थी? इतना जान माल की, आर्थिक हानि हुई थी, सब तरीके की हानि हुई थी। वो इतनी हानि क्यों हुई, इतनी तीव्रता की हानि क्यों हुई थी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले भी युद्ध हुए थे, नस्ल के नाम पे हुए थे, धर्म के नाम पे हुए थे, राज्य के नाम पे हुए थे, साम्राज्य के नाम पे हुए थे। लेकिन ये युद्ध इतना अलग क्यों था? और फिर बात ये भी थी कि प्रथम विश्व युद्ध हो गया, बहुत ज्यादा जन हानि हुई थी, बहुत ज्यादा आर्थिक हानि हुई थी। उसके बाद भी जब दुनिया ने इतना कत्लो गारत देख लिया था, तो दुनिया फिर युद्ध में रुकी क्यों नहीं? 20 साल बाद वापिस युद्ध क्यों किया? और 20 साल बाद वापिस जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो वो परमाणु युद्ध की विभीषिका से वो खत्म हुआ था। तो ऐसा क्या था? ऐसा क्या जनता के माइंडसेट में, जनता के मनोविज्ञान में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया था कि युद्ध पे युद्ध हुए जा रहे थे? या ऐसा था कि जनता के ऊपर से होकर जो जनता के राष्ट्राध्यक्ष थे वो युद्ध करने जा रहे थे? लेकिन ये बात तो आप मान के चलिए कि इतने बड़े युद्ध बिना जनता की सहमति के नहीं चलते। कुछ एक हद तक जनता की उसमें सहमति थी। तो जनता का ऐसा मनोविज्ञान, जनता के जो समाज था, उस समाज के अंदर, उस मनोविज्ञान में इतना कैसे परिवर्तन आया कि वो युद्ध के प्रति इतना उन्मादग्रस्त हो गए थे? और पहले जब दुनिया में युद्ध होते थे, धर्म के नाम पे होते थे या कोई नस्ल के नाम पे होते थे। लेकिन जब 19वीं सदी और 20वीं सदी का जो स्टार्टिंग का काल था, उसमें राष्ट्र के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर इतना उन्माद मानव इतिहास में कभी देखने को नहीं मिलता। तो ऐसा क्या हुआ था कि ऐसे क्या परिवर्तन हुए थे? ऐसे क्या आर्थिक परिवर्तन हुए थे, सामाजिक परिवर्तन हुए थे, राजनीतिक परिवर्तन हुए थे कि जनता है वो युद्ध में जुट गई और कि युद्ध ही अंतिम समाधान है? ऐसे कौन से विचार थे जो जनता की दिमाग में इतने गहरे बो दिए गए थे कि जनता उनसे बाहर नहीं आ रही थी? और आप, हम सब ये जानते हैं कि अगर आप कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हो तो जनता के माइंडसेट को बदलना है। आप ये इथिक्स में अक्सर पढ़ते हो, व्यवहार परिवर्तन, परसुएशन। तो उसके अंदर कुछ विचारों को बोया जाता है। तो क्या जो देश के राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने बहुत पहले परसेप्शन की लड़ाई में, संचार के साधनों के द्वारा या अखबार के द्वारा या प्रचार तंत्र के द्वारा, प्रोपेगेंडा के माध्यम से जनता के अंदर इतना गहराई से चीजों को बो दिया था, दिमाग के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर, कि युद्ध ही हमारे लिए अंतिम विकल्प है? ऐसे क्या क्या परिवर्तन हुए थे? उन परिवर्तनों के बारे में हम जानेंगे और जानने और समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उससे पहले, प्रथम विश्व युद्ध से पहले, जब प्रथम विश्व युद्ध 20वीं सदी के अंदर घटित हुआ था, उससे ठीक पहले 19वीं सदी और ठीक 18वीं सदी में ऐसे क्या क्या परिवर्तन हुए थे जो कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की बुनियाद रखते हुए हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने अभी तक विश्व इतिहास के जो वीडियो पढ़े हैं, जिनमें अमेरिकी क्रांति पढ़ा, फ्रांस की क्रांति पढ़ा, पुनर्जागरण पढ़ा, औद्योगिक क्रांति पढ़ा, इन सब के बारे में हमने तसल्ली से कुछ ना कुछ पढ़ लिया है। तो अगर आप मेरे उन पीछे वाले वीडियो को देखोगे तो सबके अंदर एक विचारों का कर्मिक परिवर्तन है, संस्थाओं के अंदर एक कर्मिक परिवर्तन है। जो भी समाज का एक ढांचा है, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ताने बाने से जो बना हुआ एक ढांचा है, उस ढांचे के अंदर एक कुछ ना कुछ हमें कर्मिक परिवर्तन क्या है देखने को मिलता है। तो आज हम उन्हीं
जो पीछे की आपने वीडियो देखे हैं, उन वीडियो को जोड़ते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की बुनियाद कैसे रखी गई थी, और साथ में उन चीज़ों का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और जब फिर हम प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं पढ़ेंगे, तब आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इन चीज़ों को, आज की वीडियो को गहराई से समझते हो, तो कहीं ना कहीं आज की जियो पॉलिटिक्स, आज की जो विदेश नीति के जो हालात है, उनको आप समझ सकते हो। क्योंकि किसी भी देश की विदेश नीति को उसका इतिहास है वो बहुत गहरे हद तक प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, हम आज इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लगभग 15वीं सदी तक जो मध्यकाल का ढांचा था वो चल रहा था। उसके बाद में हम सब जानते हैं कि 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, ओटोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ और यूरोप के अंदर एक पुनर्जागरण का दौर पैदा हुआ था। जब मैंने आपको पुनर्जागरण पढ़ाया था, तब मैंने आपको बड़ा बड़ी ये बात बताई थी कि पुनर्जागरण के दौरान पहली बार राजनीतिक शक्ति के तौर पर राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति हुई थी 1648 ईस्वी में वेस्टफेलिया की संधि। 1648 के अंदर वेस्टफेलिया की संधि हुई थी और नेशन स्टेट की उत्पत्ति हुई थी। और ये नेशन स्टेट क्या था, सोवरन था, संप्रभु था। ये पहली चोट थी जो धर्म समाज को नियंत्रित करता था, उस धर्म की नींव पहली बार कमजोर होनी शुरू हो गई थी और राज्य के पास सत्ता क्या आ रही थी, बढ़ रही थी, जिसको हम बोल सकते हैं राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट पहली बार बढ़ा था, वो संप्रभु हुआ था। इसका मतलब कि अब जो राज्य है वो बिना धर्म के अपने फैसले कर सकता है। और ये वो पहली चीज थी कि जब धीरे धीरे 1648 में जो राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट, संप्रभु बना था, वो 20वीं सदी में इतना ताकतवर हो चुका था कि उस पर धर्म की कोई बंदिशें लागू नहीं थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर धर्म की संस्था रहती तो युद्ध नहीं होता, युद्ध होता, लेकिन राज्य इतना ताकतवर हो गया था। धर्म जो एक सामाजिक नियंत्रण स्थापित करता है, उस सामाजिक नियंत्रण की बुनियाद क्या कमजोर होनी कब स्टार्ट हुई थी, 1648 में। मैंने पुनर्जागरण में तसल्ली से आपको समझाया था कि कैसे ये आपकी वर्म्स की सभा होती है, स्पीयर की सभा होती है, ऑक्सबर्ग की संधि होती है, कैसे मार्टिन लूथर किंग, ज्विंगली और ये सब मिलके लोग है ना लड़ाई लड़ते हैं चर्च के खिलाफ, और चर्च की जो सत्ता होती है वो क्या होती है, कमजोर होती है। तो पहला जो कारण था, पुनर्जागरण के कारण राजनीतिक परिवर्तन ये हुआ कि राष्ट्र राज्य की संप्रभुता क्या हो गई, बढ़ गई। अब राज्य बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया, वो धर्म की, उसकी जो धर्म की स्वीकृति की जो जरूरत थी उसको उसकी आवश्यकता नहीं थी। ये पहला राजनीतिक परिवर्तन था जो हमें प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में साफ साफ दिखाई देता है। कहीं आपको प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसा दिखाई देता है जिस यूरोप में धर्म के नाम पर बहुत बड़े गृह युद्ध चले थे, क्या वहां पे कोई धर्म का रोल दिखाई देता है आपको प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में? बिल्कुल दिखाई नहीं देता, क्योंकि धर्म 15वीं और 16वीं और यहां तक कि 17वीं सदी में धर्म बहुत पीछे छूट चुका था। तो हम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं, तो हमने पहली पृष्ठभूमि क्या ली है, पुनर्जागरण लिए। क्या लिए, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण और प्रबोधन। प्रबोधन हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझते हैं। तो ये जो प्रबोधन और पुनर्जागरण के विचार थे, उन विचारों ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन किया ही, उसके साथ साथ समाज के मनोविज्ञान को भी क्या किया था, परिवर्तन किया था। तो हम समझेंगे कि समाज का, सोसाइटी का कैसे माइंडसेट इतना चेंज हुआ कि उसके लिए युद्ध है ना, वो ऐसे लगने लग गया कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है किसी समस्या का समाधान का। राष्ट्र राज्य का विचार आया, मतलब राज्य की ताकत क्या हो गई, बढ़ गई। चर्च की धार्मिक सत्ता का क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो जो चर्च जो धर्म के नाम पर समाज को नियंत्रित करता था, उसकी सत्ता क्या हो गई, कमजोर हो गई। पुनर्जागरण और प्रबोधन ने सशक्त मध्यम वर्ग का क्या किया, उदय किया। और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में कई विश्लेषक ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जो कारण था वो था सशक्त मध्यम वर्ग। मतलब पहले राजशाही थी तो राजा अपने हिसाब से फैसले ले लेता था, लेकिन अब मध्यम वर्ग ने लोकतंत्र के नाम पर अपने विचारों को एक तरीके से ऐसे किया कि जो राज्य का ढांचा था, जो राज्य की ताकत थी, जो प्रधानमंत्री था या राजा था, उस पे ये रोप दिया कि हमारा जनमत है ना वो बहुत जरूरी है। अब अगर जनमत युद्ध का या उन्माद का बन जाए तो राजा क्या कर सकता है। तो कई विश्लेषक ये मानते हैं कि इस सशक्त मध्यम वर्ग ने भी प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था।
हमने अमेरिकी क्रांति पढ़ी थी, तब मैंने आपको समझाया था कि कैसे मिडिल क्लास ने अमेरिकी क्रांति में बड़ा योगदान दिया था। जब मैंने आपको फ्रांस की क्रांति समझाई थी, तब मैंने आपको समझाया था कि कैसे मिडिल क्लास ने बड़ा योगदान दिया था। आप इन दोनों क्रांतियों को गौर से देखोगे, और आज हम बात भी करेंगे इस वीडियो में कि होता क्या है कि मध्यम वर्ग ने पुरानी संस्थाओं को त्याग दिया और नई संस्थाओं को पैदा किया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब चीजें बना ली थी और अपने जनमत के हिसाब से उसको चलाते थे, अपने हितों के हिसाब से चलाते थे। जो पुराना एलिट था, पुराना कुलीन तंत्र था, वो पीछे छूट चुका था और नया कुलीन तंत्र पैदा हुआ था। और उस नए कुलीन तंत्र की एक भूख थी कि हमें भी आर्थिक सत्ता मिले, सामाजिक सत्ता मिले, राजनीतिक सत्ता मिले और हमारा नियंत्रण तमाम दुनिया पे हो जाए। और फिर यही आगे जाके साम्राज्यवाद के तौर पर आता है। तो पुनर्जागरण में सामाजिक तौर पर जो चीज मिली थी वो था सशक्त मध्यम वर्ग, और ये हमने बात की थी राजनीतिक परिवर्तन के दौर पर। फिर पुनर्जागरण में मध्यम वर्ग चाहता था मेरा व्यापार फले। तो हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के बाद फिर जहाज, यूरोप के जहाज समुद्र में उतर जाते हैं, अटलांटिक महासागर से होते हुए दुनिया के तमाम महासागरों को पार करते हुए, तमाम महाद्वीपों की छातियां चीरते हुए, और अपना व्यापार बढ़ाते हैं। वाणिज्यवाद को बढ़ा रहे हैं। वो किसको बढ़ा रहे हैं? वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद मैंने क्या था ये आपको पुराने वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया है। फिर यही धीरे धीरे आगे पूंजीवाद में तब्दील होता है, यही धीरे धीरे आगे जाके औद्योगिक क्रांति में तब्दील होता है। मतलब पुनर्जागरण ने जो आर्थिक जड़ता थी, उस आर्थिक जड़ता को फेंक दिया और नए आर्थिक विचार आए, और उन नए आर्थिक विचारों ने फिर क्या पैदा की? औद्योगिक क्रांति पैदा की, पूंजीवाद पैदा किया। और उस औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद की भूख ने एक संसाधनों की लूट को पैदा किया। उस संसाधनों की लूट ने साम्राज्यवाद की दौड़ पैदा की, और उस साम्राज्यवाद की दौड़ में वो नींव, वो बीज छिपा हुआ था जिसने क्या पैदा किया था? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध पैदा किया था। तो देखो, पुनर्जागरण 15वीं और 16वीं सदी की घटना है, लेकिन उसके विचारों ने समाज को इतना गहरा प्रभावित किया था कि वो आगे आने वाले समय में 20वीं और 19वीं सदी में हमें साफ साफ दिखाई देता है। औद्योगिक क्रांति और संसाधनों की खोज की होड़ हुई, भौगोलिक खोज एवं साम्राज्यवाद हुआ, और भौगोलिक खोजों की क्रूर दास्तान थी। जैसे एक मैंने आपको पुनर्जागरण के अंदर, ये भौगोलिक खोजों के अंदर बताया था कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अंदर कैसे इनका, एज़टेक जैसी सभ्यता थी, माया सभ्यता थी। उन उन महान सभ्यताओं को जो कई सदियों से चली आ रही थी, उनको चंद सालों में कैसे यूरोपीय ताकतों ने एकदम क्रूरता से रौंद दिया था। तो ये क्या था? संसाधनों की लूट थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा जमीन मिले, हमें ज्यादा से ज्यादा समुंदर मिले, हमें ज्यादा से ज्यादा खनिज संसाधन मिले, सब चीजें मिले। तो किस लिए? क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं छुपा हुआ था औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद की होड़, एक लालच की होड़ और राष्ट्र के नाम की गलोरी। तो यही तो कह रहा हूं ना मैं वीडियो के स्टार्टिंग से कि पहली बार था कि धर्म के नाम पे इतना उन्माद नहीं रहा मानव सभ्यता में जितना राष्ट्र के नाम पे उन्माद रहा था। कि भौगोलिक खोजों के नाम से वास्को डी गामा पुर्तगाल का गौरव बढ़ा रहा है, कोलंबस किसी का गौरव बढ़ा रहा है, फलाना यात्री किसी का गौरव बढ़ा रहा है। तो एक राष्ट्रों में ग्लोरी के नाम पर एक भौगोलिक खोजों की क्या चली? होड़ चली। तो पुनर्जागरण वो पहला मानव समाज के अंदर, मानव समाज के मनोविज्ञान में, मनोवैज्ञानिक तौर पर उसके माइंड सेट में पहला बड़ा बदलाव था जिसने के अंदर उन्माद पैदा करना शुरू कर दिया था। हरी बात समझे। और कोई भी युद्ध बिना उन्माद के नहीं लड़ा जा सकता। मतलब आदमी इमोशनली हाईजैक हो जाए कि उसको इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे, तभी तो युद्ध होता है ना। ऐसे कोई शाना शाना बैठा है तो वो अगर प्लस माइनस सोचेगा तो वो कोई युद्ध थोड़ी करेगा। तो इसमें क्या था कि उन्माद पैदा हो गया था, और ये उन्माद की क्या थी? पहली सीढ़ी थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब पुनर्जागरण ने बेड़ा गर्क कर दिया था मानव सभ्यता का। पुनर्जागरण ने हमें बहुत सारी अच्छी चीजें दी थी जो हम पुनर्जागरण के वीडियो में हमने पढ़ा भी था। लेकिन मैं इस वीडियो को प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की जो नींव है ना, उसको समझने की कोशिश और उसको समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। आगे चलते हैं। औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद। अब औद्योगिक क्रांति आप जब पढ़ते हो, तो जब आप भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ते हो, जब इंग्लैंड भारत में आया था, तब भी हम ये चीजें बहुत बार पढ़ते हैं। रॉ मटेरियल और जो फिनिश्ड मटेरियल था उसके लिए मार्केट, तो कच्चे माल और बाजार की क्या हुई? होड़ हुई। और उस होड़ में क्या हुआ? साम्राज्यवाद हुआ। अब क्या हुआ कि जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, खासकर ब्रिटेन में जब शुरू हुई थी, तब ये था कि फैक्ट्री के अंदर श्रमिकों को घंटों काम कराया जा रहा था, 18 घंटे 20 घंटे काम कराया जा रहा था। उनके अंदर असंतोष बढ़ गया। अब असंतोष बढ़ गया तो मार्क्स जैसा आदमी है, उसने बोला
मजदूरों तुम इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है। अब उस श्रमिक असंतोष को डाइवर्ट करने के लिए साम्राज्यवाद को और पैदा किया। जैसे हम पढ़ते हैं बिस्मार्क को, बिस्मार्क ने सभी यूरोपीय ताकतों को इकट्ठा किया और अफ्रीका का नक्शा रखा और यूं यूं करके उसको अफ्रीका को बांट दिया। और फिर जब अफ्रीका को बांट दिया, तब जब श्रमिक है संतोष करे कि भाई साहब हम ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, तब राष्ट्र का अध्यक्ष खड़ा होकर बोलता है देखो हमारा विस्तार वहां भी हो गया, हमारा विस्तार वहीं भी हो गया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, देखो देश का नाम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और उस श्रमिक असंतोष के अंदर फिर मार्क्स ने साम्यवाद का विचार दिया, और उस साम्यवाद और पूंजीवाद के विचार ने पूरी दुनिया को, आगे जाके हम देखते हैं कि उसके नाम पे शीत युद्ध भी लड़ा गया था। तो देखो पहली बार इतिहास में ऐसा है, मानव इतिहास में पहली बार ऐसा है कि धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर और नस्ल के नाम पर तो युद्ध होते रहे, लेकिन आर्थिक विचारों के नाम पर युद्ध पहली बार हुआ है, साम्यवाद के नाम पर और पूंजीवाद के नाम पर। और देख हम प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की अगर घटनाओं को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हिटलर और मुसोलिनी को पैदा करने में कहीं कहीं पश्चिमी ताकतों का योगदान था। वो चाहते थे कि साम्यवाद का विचार है, साम्यवाद का प्रभाव है, साम्यवाद का जो प्रसार है वो रूस से होते हुए यूरोप के अंदर ना आए। तो आप देखिए आर्थिक विचारों के नाम पर भी क्या पैदा हुआ था, उन्माद पैदा हुआ था। तो उन आर्थिक विचारों के पैदा होने के मूल में क्या थी, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के मूल में क्या थे, पुनर्जागरण के आर्थिक विचार और प्रबोधन के आर्थिक विचार। श्रमिक असंतोष को दबाने के लिए उग्र राष्ट्रवाद पैदा हुआ था। जैसे मैंने कि बिस्मार्क का उदाहरण दिया कि बर्लिन कॉन्फ्रेंस में 1878 के अंदर वो क्या करता है, अफ्रीका का क्या कर देता है, खरबूजों की तरह अफ्रीका को काट देता है, बांट देता है, ये तेरा और ये मेरा। पूंजीवाद के विरुद्ध उत्पन्न साम्यवाद, फिर दोनों विचारधाराओं के टकराव के कारण उत्पन्न युद्ध। तो मानव इतिहास में ऐसा पहली बार होता है कि जब राष्ट्र के नाम पर, नस्ल के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर या कोई अन्य नाम पर युद्ध नहीं हो रहा है, आर्थिक विचारों के नाम पे युद्ध हो रहा है। और मैं फिर यही बात दोहरा रहा हूं कि हम पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में पश्चिमी ताकतों ने साम्यवाद के प्रसार को, प्रभाव को यूरोप में आने से रोकने के लिए हिटलर और मुसोलिनी को पैदा किया था, और उनकी इस तुष्टीकरण की नीति ने द्वितीय विश्व युद्ध को क्या कर दिया था, पैदा कर दिया था। तो विचार क्या हुआ, आर्थिक विचार, ये पहली बार हुआ है। तो समझिए कि जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो विचार उत्पन्न हुए थे ना, उन विचारों ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध को पैदा करने में कितना गहरा प्रभाव पैदा किया था। ये नहीं है कि सिर्फ पूरी यूरोप में बाल्कन संकट था और रूस और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन ये सब लगे हुए थे उसके कारण युद्ध हो गया था। नहीं, उससे पहले समाज में कुछ गहरे परिवर्तन हो चुके थे। उन गहरे परिवर्तनों ने एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स का काम किया और वो समाज को आगे बढ़ा रहे थे, वो विचार आगे बढ़ा रहे थे, वो कहीं ना कहीं अवचेतन मन में बहुत गहरे बैठे हुए थे। और होता है ना, हम कहते हैं ना सबकॉन्शियस जो माइंड होता है उसके अंदर सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स होती है, वो ही क्या करता है, व्यक्तित्व को आगे ठेलता है, आगे बढ़ाता है। तो यही उस वक्त के समाज के अंदर हुआ था कि इतने गहरे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन हुए थे कि उन्होंने संपूर्ण समाज के मनोविज्ञान को क्या कर दिया था, बदल दिया था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है अमेरिकी क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम पूरी दुनिया में पहला उदाहरण था कि जब कोई मध्यम वर्ग जिसके पास ठीक गाड़ी घोड़े थे, मतलब ठीक आर्थिक ताकत थी, और उसने एक पूरे का पूरा नया आर्थिक ढांचा, सामाजिक ढांचा और राजनीतिक ढांचा खड़ा कर दिया। राजनीतिक ढांचा लोकतंत्र खड़ा किया, संविधानवाद खड़ा किया। सामाजिक ढांचा एक ऐसा कुलीन तंत्र पैदा किया जो प्रतिभा के दम पे कुलीन बना था। ऐसा नहीं कि उसके बाप दादा, उसके रजवाड़े कुछ थे, ऐसा कुछ नहीं था, प्रतिभा के दम पर कुलीन तंत्र बना था। और आर्थिक ढांचा पूंजीवाद पैदा किया था, जिसमें जितनी प्रतिभा है पैसा कमाओ, कोई नियम कायदों की ज्यादा आपके ऊपर क्या है, बंदी से नहीं है। पहला एक ऐसा मॉडल लेके आया, और जो यूरोप के लोग आके कॉलोनियां बसा के जिस अमेरिका को अपने अधीन रखते थे, उसी अमेरिका ने कुछ समय बाद पूरे यूरोप को द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अपने अधीन कर लिया था। और आज भी पूरा यूरोप अमेरिका के इशारे पे नाचता है। तो अमेरिका एक पहला ऐसा उदाहरण था जिसने पुनर्जागरण और प्रबोधन के विचारों को अपने जीवन के अंदर
एकदम क्रियान्वित किया था। मॉन्टेस्क्यू ने वहां बैठे बैठे बोला कि ये कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका में शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, इन्होंने करके दिखा दिया। जो यूरोप में बैठा आदमी लाइब्रेरी में ज्ञान झाड़ रहा है और अमेरिका वालों ने करके दिखा दिया। एडम स्मिथ बोल रहा है पूंजीवाद, और इन्होंने पूंजीवाद करके लागू करके दिखा दिया। तो अमेरिका ने दुनिया को वो नए विचार दिए। और आज भी क्या होता है, कोई देश आगे बढ़ना चाहता है तो वो अमेरिकी मॉडल का तो अध्ययन करता ही है कि यार अमेरिका इतना ताकतवर कैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के ताकतवर होने में ये विचार थे, स्वच्छंदतावाद, उसकी स्वतंत्रता थी, उसकी फ्रीडम थी कि उसने प्रत्येक आदमी को नए तरीके से सोचने और उसको क्रियान्वित करने की क्या दी थी, छूट दी थी, नई आविष्कारों की छूट दी थी। इसीलिए अमेरिका पूरी दुनिया से क्या चला गया, आगे चला गया। और ये अमेरिका कैसे आगे यूरोप को प्रभावित करता है। अब देखो, यूरोप को ये लगा कि यार इस अमेरिका की कॉलोनी को हमने बसाया और यही हमसे आगे चला गया, तो उससे सीख लेकर यूरोप भी क्या करेगा, साम्राज्यवाद के या कोई अन्य अनाप शनाप कदम उठाएगा ताकि हम भी क्या बढ़े, आगे बढ़े। तो अमेरिकी क्रांति के जो विचार थे ने यूरोप को बहुत गहरे हद तक क्या किया था, प्रभावित किया था। आधुनिक लोकतंत्र, संविधानवाद और पूंजीवाद आया। सशक्त मध्यम वर्ग मतलब प्रतिभा का नवीन कुलीन तंत्र पैदा हुआ था अमेरिकी क्रांति के अंदर। शक्ति पृथक्करण जैसे प्रबोधन के अनेक विचारों का क्या किया, अमेरिकी क्रांति ने क्रियान्वयन करके दिखाया था। और देखिए, औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण, प्रबोधन, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इन सब ने एक नया कुलीन तंत्र पैदा किया था। जो पहले वाले थे वो चले गए थे। अब देखो, होता क्या है कि नया कुलीन तंत्र पैदा होता है ना, तो उसके लिए सभी चीजें, सभी सभी ढांचे संभाल के रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। जैसा कि हम नेपोलियन के वीडियो में हमने समझा था कि वो उन चीजों को संभाल के नहीं रख सका जो उसको मिली थी, और इसीलिए क्या होता, 15 सालों के अंदर जो उसने साम्राज्य खड़ा किया था वो भर भरा के नीचे गिर गया था। तो होता क्या है कि पुराने समय से जो चीजें चली होती है कहीं ना कहीं उसमें स्थायित्व का गुण होता है, लेकिन जो नवीन कुलीन तंत्र बनता है तो उसके अंदर उत्सुकता ज्यादा होती है, थोड़ा स्वच्छंदतावाद ज्यादा होता है, तो कुछ अस्थायित्व के गुण भी आते हैं। तो अचानक दुनिया के अंदर, खासकर पश्चिमी देशों के अंदर इतने नवीन विचार आ रहे थे, इतने नवीन आविष्कार आ रहे थे, और उनकी तीव्रता इतनी जल्दी थी कि समाज शायद उनको हैंडल नहीं कर पा रहा था। हम इसको उदाहरण के तौर पर लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में समझेंगे कि कैसे तकनीक ने भी एक बहुत बड़ा योगदान प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में दिया था। कैसे तकनीक ने समाज के मनोविज्ञान को बहुत गहरे प्रभावित किया था। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी बता दूं आपको, सोशल मीडिया पिछले 15-20 सालों में उसने हमारी सोसाइटी के माइंडसेट को परसेप्शन के तौर पर बहुत ही गहरा प्रभावित किया है, बहुत ही ज्यादा क्या किया है, परिवर्तित किया है। तो ऐसा ही उस वक्त था जब वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे, औद्योगिक क्रांति आ रही थी, नए नए जगहों की खोज हो रही थी, तो उसने भी मानव समाज के मनोविज्ञान को बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभावित किया था। कैसे किया था, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। तो हमने 3 पॉइंट से समझ लिए कि 3 वो घटनाएं, औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण और अमेरिकी क्रांति, जिसने कहीं ना कहीं एक एक करके प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी थी। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति जरूरी क्यों है? देखो, जब मैंने फ्रांस की क्रांति पढ़ाई थी तो मैंने आपको बात बताया था कि फ्रांस ने नए आइडिया दिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो जो फ्रांस के आसपास जितने भी राज्य थे, जितने भी जो देश थे, ऑस्ट्रिया था या परसा था, सबको ये लगा यार ये नई नई बातें कर रहा है, ये तो कह रहा है राज्य को हटा दो या चर्च को हटा दो। तो चर्च की ताकतों को, राज्य की ताकतों को ये लगा कि ये तो गलत बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, फ्रांस को हरा के इन नवीन विचारों को दबा देंगे। लेकिन फ्रांस के जो विचार थे वो जनता में इतने गहरे बैठ चुके थे कि जनता को ये लगा कि अगर अब यूरोप दखल देगा तो हम यूरोप के साथ लड़ाई लड़ेंगे। तो ये पहली बार हुआ कि एक राज्य राजा का या किसी वंश का ना होकर जनता का राज्य बन गया, जनता का देश बन गया। और वो पहली बार हुआ ऐसा समाज के अंदर, मानव समाज के अंदर, कि वो जो युद्ध था वो युद्ध जनता का युद्ध बन गया। और पूरे फ्रांस की जनता ने पूरे यूरोप की के राजाओं के खिलाफ, वंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जबकि यूरोप की, फ्रांस के अलावा यूरोप की जो अन्य जनता थी ना, उसके अंदर इतना नहीं था कि भी फ्रांस में नवीन विचार पैदा हुए उनको मार दो। यूरोप के राजाओं के अंदर थे, लेकिन फ्रांस की जनता के अंदर था कि हमें इन नवीन विचारों की क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। और यही वो मूल था जहां पर जनता के अंदर राष्ट्र के नाम पर उन्माद पैदा हुआ। पहली बार इतना राष्ट्रवाद था वो उग्र राष्ट्रवाद और सैन्यवाद में तब्दील हो गया था। पहली बार इतना उन्माद पैदा हुआ था। पहली बार
जो आर्मी की भर्ती थी सभी के लिए बंदी से कर दी गई थी कि कोई सब आदमी अनिवार्य तौर पर सेना भर्ती होगी। पहली बार फ्रांस में लागू हुआ, फिर उसके बाद पूरे यूरोप ने इसको क्या किया था, फॉलो किया था। तो फ्रांस की क्रांति ने यूरोप को पहली बार उन्माद की ओर झोंक दिया था। नए विचारों के नाम पे उन्माद, मतलब उन नए विचारों के प्रति, उन न्यू आइडियाज के प्रति जनता एक तरीके से पागल हो गई थी। नेपोलियन ने बोला सामंतवाद की समाप्ति करेंगे, तो पूरे यूरोप के किसानों को ऐसे लालच, उन्होंने देखा यार क्या बात है, नेपोलियन सामंतवाद की क्या कर देगा, समाप्ति कर देगा, स्वतंत्रता देंगे, समानता देंगे, बंधुत्व देंगे और राजतंत्र की समाप्ति करेंगे। तो सारी जनता को लगा यार क्या बात है, नए विचार है। और इस नए विचारों के पीछे ही पूरे यूरोप में क्रांतियां चलती रही। 1815 की क्रांति हुई, 1830 की क्रांति हुई, 1848 की क्रांति हुई, और 1848 की क्रांति में जो मैटरनिक ने यूरोप के अंदर अरेंजमेंट किया था वो ध्वस्त हो गया जनता के नए विचारों के पागलपन के कारण। और जनता ने कहा ये पुराना सड़ा गला माल नहीं चाहिए, हमें नए आइडिया चाहिए। और पूरा यूरोप नवीन विचारों के कारण पूरा यूरोप जूझता रहा। और ये नवीन विचार किसने पैदा किए थे? फ्रांस ने पैदा किए थे। और इसीलिए क्या बोला जाता है कि फ्रांस छींकता है और यूरोप को क्या हो जाता है, जुकाम हो जाता है। तो आप समझिए कि फ्रांस की क्रांति ने वो युद्धों उन्माद, वो राष्ट्र के नाम पे उन्माद, अनिवार्य सेना भर्ती, ये सब चीजें फ्रांस की क्रांति से कहीं न कहीं यूरोप के समाज में बहुत गहरी जाके बैठ चुकी। फ्रांस की क्रांति, जनता का राज्य बना और जनता का युद्ध हुआ, मैंने आपको समझा दिया। और फ्रांस की क्रांति के तीनों वीडियो के अंदर मैंने आपको तसल्ली से ये समझाया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे नए विचार, सैन्यवाद और सशस्त्रीकरण शुरू, जो हथियारों की होड़ थी वो शुरू हुई थी, ये मैंने समझा दिया। अच्छा, लास्ट वाली लाइन देखो कितनी जोरदार है कि उदारवादी राष्ट्रवाद था ना, वो सैन्यवादी राष्ट्र में वाद में क्या हो गया, रूपांतरण। और पूरे यूरोप के अंदर 19वीं सदी में जो राष्ट्रवाद एक तरीके से उदारवाद के फॉर्म में था, वो धीरे धीरे सैन्यवाद में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, जिसको हम उग्र राष्ट्रवाद कह सकते हैं। आप पूरे यूरोप की 19वीं सदी के इतिहास को गौर से देखोगे तो राष्ट्र के नाम पे ग्लोरी थी, लेकिन वो ग्लोरी एक तरीके से उन्माद में परिवर्तित हुई। वो दौर कौन सा था? 19वीं सदी का दौर था। और 19वीं सदी में यूरोप की बड़ी क्रांतियां घटित हुई थी। और इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन भी घटित हुआ था, जब श्रमिक असंतोष को क्या क्या किया गया था, दबाया गया था। और 19वीं सदी वो दौर था जब मार्क्स अपने आइडिया लेके आता है कि भाई साहब, पूंजीवाद को समाप्ति करने के लिए हमें साम्यवाद को लाना पड़ेगा, सर्वहारा वर्ग का शासन की स्थापना करनी पड़ेगी, और मजदूरों के पास खोने के लिए जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है। खैर, मार्क्स के आइडियोलॉजी बहुत लंबी है, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। लेकिन 19वीं सदी में यूरोप के अंदर वो सबसे ज्यादा परिवर्तन हुए थे जिसने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रख दी थी। और ये मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि प्रथम विश्व युद्ध में जब इतनी हानि हो गई, इतनी आर्थिक हानि हुई, इतनी जन हानि हुई, फिर भी युद्ध क्यों नहीं रुका? क्योंकि जो युद्ध उन्माद की मानसिकता थी वो अभी कहीं ना कहीं समाज के अंदर, राष्ट्राध्यक्ष के अंदर गहरे तौर पर क्या हुई थी, बैठी हुई थी। जर्मनी का आहत राष्ट्रवाद था वर्साई की संधि के बाद। जर्मन की जनता चाहती थी कि वापिस क्या लिया जाए, बदला लिया जाए। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि जनता का मनोविज्ञान था वो। और वो युद्ध, उस युद्ध को क्या मान रहा था, वो अंतिम विकल्प मान रहा था कि युद्ध के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और 1933 या 34 के बाद पूरी जर्मनी की अर्थव्यवस्था युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई थी। जो भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन हो रहा था वो इस हिसाब से हो रहा था कि युद्ध होगा और युद्ध के अंदर हमें क्या क्या करना है। तो आप बताइए, क्या ये तात्कालिक कारण थे? ये युद्धोन्माद तो यूरोप में बहुत पहले पैदा हो चुका था ना। ये तो था नहीं कि हिटलर ने आके पैदा किया था, उससे पहले ही जर्मनी में था। और हम बात करेंगे इटली और जर्मनी के एकीकरण की, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं उन परिवर्तनों के निरंतरता को दिखा रहा हूं जिसने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के हालात क्या कर दिए थे, पैदा कर दिए थे। आगे चलते हैं, 5 नंबर पॉइंट, यूरोपीय क्रांतियां। मैटरनिक की व्यवस्था, जनता की ताकत बड़ी। मैंने आपको बताया था कि यूरोप की क्रांतियों ने यह दिखा दिया कि जनता अब नवीन विचारों के प्रति पागल हो चुकी थी कि हमें नए आइडिया है ना वो चाहिए, और ये पुरातन ढांचा है ना, ये सड़ा गला ढांचा हमें नहीं चाहिए। और ये जो पुरातन ढांचा था वो जनता के इन नवीन विचारों को क्या कर नहीं कर पाया, संभाल नहीं पाया, हैंडल नहीं कर पाया। और मैटरनिक की व्यवस्था का 1848 में क्या हो गया,
पतन हो गया और पूरे यूरोप के अंदर एक तरीके से राजा संवैधानिक लोकतंत्र के अधीन काम करने लग गया। मतलब संविधान था, संवैधानिक राजतंत्र, सॉरी, संवैधानिक राजतंत्र के अधीन काम करने लग गया। कई जगह लोकतंत्र आया, लेकिन कम से कम ये था कि राजा अब संविधान के तहत काम कर रहा था। और ये पूरी दुनिया में पहली बार था कि राजा को एक संविधान मिल रहा है कि आप इस कायदे में रहोगे, और जनता ने कह दिया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और राजा ने ये बात समझ ली, तो राजा ने संविधान बनाया, आईन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो अपने कायदा में रहने लग गया। और जनता कहने लग गई कि हम बताएंगे, हम अपने जनमत के द्वारा बताएंगे कि आपको कैसे चलना है, आपको कैसे रहना है, आपको कहाँ युद्ध करना है, कहाँ कहाँ कुछ नहीं करना है। समझ रहे हो ये बात? तो ये पहली बार परिवर्तन हुआ है ना, कि जनता निर्धारित कर रही है कि राजा कैसे काम करेगा। कितनी बड़ी बात है। इनसे ठीक 3 सदी पहले क्या हुआ कि चर्च की सत्ता को कमजोर करके राष्ट्र राज्य बनाया गया। अब राष्ट्र राज्य को ताकतवर तो कर दिया गया, राज्य ताकतवर हो गया, लेकिन अधीन किसके है? जनता के अधीन। और जनता नवीन विचारों के अधीन उसको कर रही है। तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हो गया यूरोप के अंदर। जनता अब सामंती मानसिकता से क्या निकल चुकी थी? बाहर निकल। बहुत बड़ी बात है ये। फ्रांस की क्रांति के विचारों ने कैसे यूरोप को प्रभावित किया था, और फिर वही यूरोप उन विचारों के कारण कितना परिवर्तित हो गया। तो मैंने पहले पॉइंट में आपको फ्रांस की क्रांति समझाई थी, अब इसके अंदर यूरोप की क्रांति समझाइए। तो आप समझिए यूरोप में घुमड़ घुमड़ कितनी चल रही है, यूरोप के अंदर बदलाव कितना आ रहा है। 1870 के आसपास इटली और जर्मनी के नाम के नए देशों का उदय हुआ, जो जिनका भौगोलिक क्षेत्र भी काफी था और आर्थिक रूप से वो भी ठीक ठीक ताकतवर हो गए थे। और 19वीं सदी के अंत में तो जर्मनी ये बोलने लग गया मुझे भी सूरज के तले जमीन चाहिए, और ब्रिटेन को अपनी नेवी के माध्यम से चुनौती देने लग गया था। तो यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ गया। ब्रिटेन जब अपने चश्मे से देखता था तो यूरोप के अंदर उसको ऑस्ट्रिया, हंगरी और फ्रांस जैसे देश दिखाई देते थे कि ठीक है कोई अपना काम कर रहा है। थोड़ी दूर उसको रूस दिखाई देता था। लेकिन अब उसने चश्मे से देखा तो अरे जर्मनी भी बन गया, इटली भी बन गया। और जर्मनी ने तो पूरे फ्रांस के गौरव का क्या कर दिया था? दमन कर दिया था। अब फ्रांस का आहत राष्ट्रवाद था, जो चाहता था कि अल्सेस लोरेन का इलाका लेकर मैं जर्मनी से क्या लूं? बदला लूं। और पूरे फ्रांस की जनता चाहती थी कि जर्मनी को क्या कर दिया जाए? तबाह कर दिया जाए। और ये हमें वर्साई की संधि में भी साफ साफ दिखाई देता है कि कैसे पूरा फ्रांस ललायित था कि जर्मनी का इतना दमन कर दो कि जर्मनी वापिस खड़ा ना हो सके। लेकिन जर्मनी तो फिनिक्स पक्षी की तरह था, जो अपने राख से खड़ा हो सकता था। 20 साल में जर्मनी फिर खड़ा हुआ और फिर विश्व युद्ध कर लिया। तो ये राष्ट्र के नाम पे उन्माद था, युद्ध के नाम पे उन्माद था, जो पहली बार मानव सभ्यता अपनी आंखों के सामने देख रही थी कि ये क्या घटित हो रहा है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, इतना युद्ध क्यों कर रहे हैं। आइडिया थे, विचार थे, जिसने समाज के मनोविज्ञान को बहुत गहरा प्रभावित किया था। तो जो यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ा था, तो जो ब्रिटेन का जो राष्ट्रवाद था वो ये कहता था शक्ति संतुलन साधना जरूरी है। फ्रांस की जनता ये कह रही थी इस शक्ति संतुलन को साधना क्या है? जरूरी है। ये राष्ट्र के नाम पे उन्माद था, राष्ट्र के नाम पे गौरव था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण से जो नए राष्ट्र पैदा हुए, शक्ति संतुलन बिगड़ा है, उस शक्ति संतुलन को सही करना क्या है? जरूरी है। क्योंकि यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ चुका था। और इंग्लैंड की शुरू से ही 11वीं 12वीं सदी से एक आदत थी कि इंग्लैंड यूरोप में वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखता था। जरूरत करता तो एंट्री कर देता था, जरूरत करता तो बाहर कर जाता था। जैसे हमारी उम्र ने ब्रेक्जिट देखा, जी किया तो यूरोपियन यूनियन में गए, जी की तो बाहर आ गए। ऐसी प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भी हम देखेंगे कि जी करता है तब तो अंदर जाके शक्ति संतुलन को साध लेता है, जी करता है तब क्या कर निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में भी वो तभी दखल देता है जब उसको ये लगता है कि स्थितियां, परिस्थितियां, शक्ति संतुलन मेरे अनुकूल नहीं है। और हम प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में ये भी देखते हैं कि वो ये चाहता है कि फ्रांस कुछ ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, इसीलिए वो कहीं ना कहीं जर्मनी का तुष्टीकरण भी करता रहता है। और इसी तुष्टीकरण ने हिटलर को क्या कर दिया था? पैदा कर दिया था। तो शक्ति संतुलन बहुत बड़ी चीज हो जाती है भू सामरिक विषयों के अंदर, विदेश नीति के अंदर। तो पूरा जो यूरोप था या पूरा विश्व था, वो शक्ति संतुलन के बिगड़ने को और उसको साधने में लगा रहा। और उसी ने क्या पैदा किए थे? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध पैदा किए थे। जर्मनी और फ्रांस के संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी, और जर्मनी और फ्रांस का जो आहत राष्ट्रवाद था उसने यूरोप के अंदर गुटबंदी शुरू कर दी थी। और उन्हीं गुटों के बीच में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। बिस्मार्क ने गुप्त संधियां की। बिस्मार्क को डर लगता था कि फ्रांस बदला लेगा।
फ्रांस को पूरे यूरोप में अलग थलग रखो। तो वो रूस से भी संधि कर लेता था, पुनः आश्वासन की, जर्मनी इटली से भी कर ली, ऑस्ट्रिया से भी कर ली, जिससे भी मिला ने उससे भी गुप्त संधि कर ली, ताकि फ्रांस को क्या रखें, अकेला रखें। और पूरा यूरोप का ध्यान भटकाने के लिए उसने 1878 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस में क्या कर दिया था, अफ्रीका का बंटवारा कर दिया था, कि ताकि पूरे यूरोप का ध्यान किधर रहे, अफ्रीका पे रहे। तो बिस्मार्क चाह रहा था कि फ्रांस का आहत राष्ट्रवाद है ना, वो हमें दुखी ना करे, हमें प्रताड़ित ना करे। और जब बिस्मारक चला गया, और बिस्मारक ये जानता था कि अगर हम ज्यादा उग्र होकर दिखाई देंगे तो यूरोप हम पे प्रतिक्रिया करेगा, तो वो ठीक ठाक एक बैलेंस की तरीके से चीजों को रखना चाहता था कि जो मिल गया है ना वो पर्याप्त है, अब हमें ज्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब बिस्मारक चला गया उसके बाद जो जर्मन का राष्ट्राध्यक्ष था उसने कहा मेरे को भी सूरज की तरह जमीन चाहिए, मैं नेवी के द्वारा ब्रिटेन को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो जर्मन साम्राज्यवाद की तीव्र आकांक्षा, और यही क्या था, यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ रहा था, कि जर्मनी भी क्या एक बड़ी पावर के तौर पर मर्ज कर रहा था। और ये जो जर्मनी और इटली ने जो पैदा हुए यूरोप के अंदर, इतनी बड़ी ताकत के तौर पर पैदा हुए, कहीं ना कहीं यूरोप आज भी इनको संभाल नहीं पा रहा है। यूरोपियन यूनियन के अंदर आज जर्मनी एक बड़ी पावर के तौर पर है, और उस पावर के कारण क्या है, उस पावर के कारण क्या है कि यूरोपीय यूनियन के अंदर शक्ति संतुलन बिगड़ रहा है। ब्रिटेन उसको पचा नहीं पा रहा है, तो ब्रिटेन उससे बाहर निकल रहा है। यूनान कह रहा है कि यार जर्मनी की ज्यादा चलती है, मैं क्या कर पाऊंगा, छोटे छोटे देश जर्मनी की ज्यादा शिकायत कर रहे हैं। तो जर्मनी और इटली के एकीकरण ने यूरोप को बहुत गहरे हद तक प्रभावित किया था। और मुझसे अगर पूछे कि व्यक्तिगत तौर पर यह पूछे कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का दीर्घकालिक कारण क्या है, एकमात्र दीर्घकालिक कारण मेरी नजर में जर्मनी और इटली का उदय था, जिसने यूरोप के शक्ति संतुलन को एक तरीके से बिगाड़ के रख दिया था। कमजोर ओटोमन साम्राज्य, जब हमने यूक्रेन का विवाद पढ़ा था और इवन तुर्की का विवाद पड़ा था, मैंने भूमध्य सागर का जो वीडियो बनाया था कि कैसे भारत ने तुर्की की नब्ज को दबा दिया है, तब मैंने भूमध्य सागर की भूसामरिक राजनीति को समझाया था। तुर्की ओटोमन साम्राज्य अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य था, जो कि जिस इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बात की थी 1453 से बना था। वो ओटोमन साम्राज्य कमजोर हो रहा था। अब ओटोमन साम्राज्य कमजोर हो रहा था, उसके उत्तर की साइड में था रूस, जो ये चाह रहा था कि ये ओटोमन साम्राज्य कमजोर हो जाए तो मैं इसको हड़प लूं, भूमध्य सागर में आ जाऊं। ब्रिटेन को यह लग रहा था कि अगर ओटोमन साम्राज्य को रूस ने हड़प लिया, भूमध्य सागर में आ गया, तो ये उत्तरी अफ्रीका को कंट्रोल करेगा और हिंद महासागर के अंदर जो हमारे उपनिवेश है उनको भी कंट्रोल करेगा। अब ओटोमन साम्राज्य बहुभाषाई, बहुनस्लीय, बहुजातीय राष्ट्र था। बहुत सारी नस्लें, बहुत सारे धार्मिक और बहुत सारी निर्जातीयता के लोग वहां पे रहते थे। अब ओटोमन साम्राज्य की जो केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो जगह जगह विरोध उभरना शुरू हो गए। जगह जगह धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर विरोध शुरू हो गया, अलग अलग राष्ट्र की मांग शुरू हो गई, और ओटोमन साम्राज्य कमजोर होता गया और तुर्की यूरोप का मरीज बन गया। और उस मरीज के ऊपर रूस भी गिद्ध दृष्टि लगाए हुए था, और कौन लगाए हुए था, ब्रिटेन लगाया हुआ था। क्रीमिया का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध इसीलिए हुआ। रूस तो बार बार कहता था ब्रिटेन को कि भाई साहब इसको आधा आधा बांट ले, लेकिन ब्रिटेन को पता था आधा आधा बांट लिया ना तो ये समझ ले कि यूरोप, अफ्रीका और हिंद महासागर है ना वो पूरा ही रूस के पास चला जाएगा। तो उसने इस भूसामरिक महत्व को समझते हुए कभी भी रूस को तुर्की को हड़पने नहीं दिया। और इसी कमजोर होते ऑटोमन साम्राज्य के कारण ऑस्ट्रिया और रूस के बीच में तनाव बना रहा, जिसको हम बाल्कन संकट कहते हैं। वो छोटे छोटे देश, उन्होंने इतना बड़ा तनाव, इतने बड़े कांड पैदा कर दिए कि पूरा यूरोप और पूरी दुनिया नहीं संभाल सकी, और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की जो हत्या हुई थी वो इसी बाल्कन संकट के कारण थी। अगर यहाँ पे ओटोमन साम्राज्य ताकतवर होता तो ये घटनाएं कभी घटित नहीं होती, क्योंकि वो अपने केंद्रीय सत्ता के दम पर इनको क्या कर लेता, नियंत्रित कर लेता। लेकिन ओटोमन साम्राज्य कमजोर हुआ और तुर्की यूरोप का क्या बन चुका था, मरीज बन चुका था। यूरोप का मरीज बना, बाल्कन संकट पैदा हुआ। बाल्कन संकट क्या था, बाल्कन युद्ध किए थे, फर्स्ट वर्ल्ड बाल्कन वार क्या था, सेकंड बाल्कन वार क्या था, ये हम विश्व युद्ध के अंदर समझेंगे। छोटे छोटे राष्ट्र थे और उनके बीच में बड़े बड़े पंगे हो गए थे, और बड़े बड़े पंगों को ये बड़ी दुनिया संभाल नहीं सकी और विश्व युद्ध की घटना घटित हो गई थी। भूमध्य सागर की भू राजनीति, और भूमध्य सागर में बड़े बड़े युद्ध लड़े गए थे। और देखिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने एक प्लान बनाया था कि हम पहले भूमध्य सागर में उत्तरी अफ्रीका के साइड में जो जर्मनी का जो नियंत्रण है उसको हम
मिटाएंगे और जर्मनी और फिर भूमध्य जर्मनी और इटली के जो प्रभाव है उस प्रभाव को खत्म करेंगे और फिर भूमध्य सागर के दक्षिण से इटली से होते हुए यूरोप में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। तो भूमध्य सागर बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी भूसामरिक दृष्टिकोण से। ये इस के अंदर भी मैंने आपको समझाया है, और जो मैंने आपको तुर्की वाला वीडियो समझाया था उसके अंदर भी मैंने समझाया था कि भूमध्य सागर की भू राजनीति क्यों इंपॉर्टेंट है। रूसी साम्राज्यवाद का डर था और साम्यवाद की राजनीति। ब्रिटेन और पश्चिमी देश रात को ही खड़े हो जाते थे रूस का नाम सुन के, और अभी भी है कि यार ये साम्यवाद का विचार, ये साम्यवाद का भूत कहीं हमें खा ना जाए। रूस अपने पैर पसारते हुए कहीं उत्तरी अफ्रीका तक ना पहुंच जाए, पूरे मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट पर कब्जा ना कर ले, कहीं एशिया में ना चला जाए। देखो ये डर सही था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब भारत के अंदर भी समाजवाद का प्रभाव बहुत ज्यादा था, और समाजवाद का प्रभाव हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर था। और ठीक 1949 में माओ से तुंग ने भी क्या किया था, साम्यवाद के विचार का सहारा लिया था। तो आप समझ के देखिए कि पूरा रूस, पूरा चीन, और रूस तो उस वक्त पूरा सोवियत यूनियन था, आधा यूरोप आ गया था उसके अंदर, आधा मध्य एशिया आ गया था उसके अंदर, चीन आ गया था उसके अंदर। मतलब कितनी जगह साम्यवाद का क्या हो गया था, प्रचार प्रसार और प्रभाव हो गया था। और भारत भी आंशिक तौर पर उसके क्या था, असर में था, गिरफ्त में था। और ये हम देखते भी है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कैसे रूस भारत का साथ देता है। तो डरता था, पश्चिमी पश्चिमी दुनिया थी ना, वो रूस के प्रभाव से डरती थी। अमेरिका डरता था, ब्रिटेन डरता था, फ्रांस डरता था कि यार ये साम्यवाद का भूत हमें कब जीने देगा। और इसी साम्यवाद के भूत को उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी को पैदा किया था। और इसी तुष्टीकरण ने द्वितीय विश्व युद्ध को बहुत जल्दी पैदा कर दिया था। शायद द्वितीय विश्व युद्ध तो होता, लेकिन इस द्वितीय विश्व युद्ध को पहले पैदा कर दिया था इनकी तुष्टीकरण की इस राजनीति ने। अरब राष्ट्रवाद का सपना और यहूदी राष्ट्रवाद का सपना। मैंने जो इजराइल और फिलिस्तीन विवाद पर जो आपको वीडियो बना के दिया था आज से ठीक 4 महीने पहले, उसके अंदर मैंने बताया था, देखो यूरोप के लोग कैसे काम करते थे। ओटोमन साम्राज्य को कमजोर करने के लिए उन्होंने अरब राष्ट्रवाद का सपना दिया। वहां के कुछ लोग थे, उनको बोला कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा, ओटोमन साम्राज्य खत्म हो जाएगा, तो आपको पूरे अरब का इलाका मिल जाएगा। लेकिन पूरे अरब का इलाका नहीं मिला। इराक किसी के दिन चला गया, फिलिस्तीन किसी के दिन चला गया, ईरान किसी के दिन चला गया, और ब्रिटेन और फ्रांस ने कुल मिला के मिडिल ईस्ट को बांट लिया। साथ में उन्होंने यहूदियों को भी बाल्फोर घोषणा पत्र के अंदर यह कह दिया कि हम आपको यहूदी राष्ट्र देंगे। तो कहां पे देंगे, उसी मिडिल ईस्ट में देंगे, वहीं यरूशलेम में देंगे। तो अब सोच के देखिए कि दो जनों को एक ही जमीन का ख्वाब दिखाया जा रहा है, तो मिलेगा तो एक को ही ना। और हुआ ये, आज की तारीख तक ये कि दोनों को ही नहीं मिला। इजराइल अभी भी जूझ रहा है, अब चाहे उस कितनी ताकत का प्रदर्शन कर ले, चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। लेबनान, हिजबुल्ला, यमन के हुती विद्रोही, और आपका ईरान, और साथ में ये गाजा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर जो उसके विरोधी है। तो ताकत के दम पर, बूट के दम पे आप कितने दिन लोगों को रोक सकते हो। लेकिन उनका भी दोष नहीं है ना, ये तो यूरोपीय लोगों ने उनको सपना दिखाया था कि आपको ये करके देंगे। तो जब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो ये अरब राष्ट्रवाद और यहूदी राष्ट्रवाद थे, ये एकदम सामने आ गए। बोले भाई साहब आपने हमारे लिए क्या दिया, कुछ नहीं दिया। तो यूरोप के लोगों ने, पश्चिमी देशों ने अपनी इस घटिया कूटनीति से, मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर बेकार का संघर्ष पैदा कर दिया। और आज भी मिडिल ईस्ट इस संघर्ष से गुजर रहा है। और मेरी जानकारी में मुझे जो याद आता है, मैंने मिडिल ईस्ट में जितना तनाव देखा है, मेरी पीढ़ी के लोगों ने शायद उतना तनाव किसी ने नहीं देखा होगा। खाड़ी युद्ध, इराक ईरान का युद्ध, ये इसराइल फिलिस्तीन तो रोज चलता ही रहता है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब इसराइल फिलिस्तीन पे कोई खबर नहीं आए। और हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता और असफलताओं के बारे में, राष्ट्र संघ की सफलता और असफलताओं के बारे में एक वीडियो लेके आएंगे। उसके अंदर मैं आपको और समझाऊंगा कि कैसे मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ा वो पॉइंट है जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो यहूदी राष्ट्रवाद और अरब राष्ट्रवाद का जो सपना दिखाया था, उसने भी कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को क्या किया था। आगे चलते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक विचार। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तकनीक ने संचार के
जो उपकरण थे या जो अपने विचारों के प्रचार प्रसार का जो तंत्र था, प्रोपेगेंडा फैलाने का तरीका था, उसने जनमानस के विचारों को, परसेप्शन को कैसे प्रभावित किया था। नेपोलियन नेपोलियन ने एक प्रोपेगेंडा की एक मशीनरी ले रखी थी। मतलब वो मिस्र के अंदर युद्ध हारता है, लेकिन वो उसको प्रचार ऐसे करता है कि पता नहीं उसने क्या कर दिया। उसने प्रोपेगेंडा की मशीनरी से पूरे फ्रांस की जनता का परसेप्शन बदल दिया, और फ्रांस पे राजा बनने के बाद उसने यूरोप की जनता का परसेप्शन बदलने की कोशिश की। और ये प्रोपेगेंडा की मशीनरी आगे मुसोलिनी, हिटलर, और ये नहीं था कि मुसोलिनी हिटलर ने प्रोपेगेंडा की मशीनरी इस्तेमाल की थी, ब्रिटेन के चर्चिल ने भी की थी। उन्होंने भी प्रचार तंत्र के माध्यम से जनता को ये बताया था ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, हिटलर और मुसोलिनी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और हिटलर और मुसोलिनी अपनी जनता को ये बता रहे थे कि जर्मनी ये, ब्रिटेन ये कर रहा है, फ्रांस ये कर रहा है। तो पहली बार आधुनिक उपकरणों के सारे जनता का परसेप्शन बदला जा रहा है। और ये चीज हम आज के वक्त अपने सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि सोशल मीडिया कितने हद तक हमारे माइंड में पेनिट्रेट कर कर हमारे सोचने के तरीके को बदल रहा है, अपने अनुकूल, अपने हिसाब से बदल रहा है। और सूचनाओं की इतनी बम्बार्डमेंट होती है, इतनी बमबारी होती है कि दिन में इतने विचार आते हैं हमारे पास, इतनी सूचनाएं आती है कि हमें समझ में नहीं आता कचरा कौन सा है और सही कौन सा है। दिमाग प्रोसेस भी नहीं कर पाता। और ठीक इसी वक्त ये हुआ था। और फिर इन चीजों को सही ठहराने के लिए प्रत्येक अपराधी अपने अपराध को जस्टिफाई करने के लिए कुछ तर्क देगा। तो युद्ध को, लड़ाई को न्यायोचित ठहराने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने वैज्ञानिक विचारों का सहारा लिया। देखिए कि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि डार्विन ने कहा था कि जो योग्य है वो जिएगा और जो अयोग्य है वो मर जाएगा। ये वैज्ञानिक विचार, लेकिन उनका सारा युद्ध को सही ठहराने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया न्यूटन का संतुलन का नियम, और इसको बता दिया कि भाई साहब शक्ति संतुलन लागू होना चाहिए। क्यों, किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। अब युद्ध लड़ रहे हो, न्यूटन का क्या लेना देना? न्यूटन ने बेचारे ने, डार्विन ने कौन सा ये कहा था कि आप इस थ्योरी को युद्ध के अंदर लागू कर लेना? लेकिन अपने अपराध को, अपनी गलतियों को, अपने युद्ध को सही ठहराने के लिए, जस्टिफाई ठहराने के लिए वैज्ञानिक विचारों का क्या लिया गया था? सहारा लिया गया था। और वैज्ञानिक विचारों का उपयोग हथियार बनाने में किया गया था। इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जैसे मैंने आपको मिसाइल तकनीक के बारे में बताया था, और उसके बारे में नाभिकीय तकनीक के बारे में बताया, जैसे ओपनहाइमर फिल्म आई थी उसके अंदर भी बताया गया था। तो उस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे जो बेचारे वैज्ञानिक तो लैब के अंदर कोई आइडिया दे रहे थे मानव सभ्यता के भले करने के लिए, लेकिन उन विचारों को कैसे युद्ध के उपकरणों के, युद्ध के हथियार बनाने के अंदर इस्तेमाल किया गया था। तो आधुनिक वैज्ञानिक विचारों ने युद्ध के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया था। और जो छापे खाने का उपयोग ज्ञान को बढ़ाने के लिए थे, उन छापे खानों का उपयोग धारणाएं बनाने में, परसेप्शन बनाने में, प्रोपेगेंडा फैलाने में पहली बार हुआ था। और बड़े लार्ज स्केल पे हुआ था। और जनता के अंदर युद्ध की मानसिकता के बीज बहुत गहरे बो दिए गए थे। समझ रहे हो आप इस बात को? तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थे ना वो। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से इस वीडियो में कह रहा हूं कि समाज के मनोविज्ञान को बहुत गहरा प्रभावित किया गया था, बहुत गहरा परिवर्तित किया गया था। आर्थिक व्यवस्थाएं बदली थी, सामाजिक व्यवस्थाएं बदली थी, राजनीतिक व्यवस्थाएं बदली थी, लेकिन इसके साथ साथ समाज का संपूर्ण मनोविज्ञान भी बदल बदल दिया गया था, उसको तब्दील कर दिया गया था। अब देखिए, आप वैज्ञानिक विचारों के आधार पर जनता की मानसिकता को बदला जा रहा है। कि कहा जा रहा है कि युद्ध को तो न्यूटन और डार्विन ने भी सही ठहराया है। संचार के साधनों का उपयोग प्रोपेगेंडा फैलाने में हुआ था, मैंने आपको बता दिया। साथ में मैं इस चीज को ऐड करता हूं, हालांकि कुछ लोग इसको ऐड नहीं करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि धार्मिक संस्थाएं होती है, चाहे वो उसके अंदर कितना ही भ्रष्टाचार हो, लेकिन उसमें कुछ न कुछ एक ये होता है कि कहीं ना कहीं पादरी ये कह देगा दया धर्म का मूल है, तो उसमें कुछ दया का एंगल होता है। लेकिन राष्ट्र के नाम पर जब उन्माद पैदा होता है तो उसके अंदर दूसरे देश के नागरिकों के प्रति कोई दया नहीं रहती, जबकि बाइबल ये कहता है कि सारी दुनिया के नागरिक है उसके प्रति दया का भाव रखो। तो एक जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था में एक धार्मिक संस्था का भी एक रोल होता है। और जब धार्मिक संस्थाएं कमजोर हो जाती है तो नवीन उत्पन्न होने वाली
आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं उस बैलेंस को शायद बना के नहीं रख पाती। क्रूसेड तो पहले ही हुए थे यूरोप के अंदर, लेकिन इतने बड़े युद्ध नहीं हुए थे। तो धर्म के नाम पे युद्ध तो क्रूसेड में हो गए थे 11वीं 12वीं 13वीं सदी के अंदर, लेकिन राष्ट्र के नाम पर, नस्ल के नाम पर और आर्थिक विचारों के नाम पे युद्ध तो 19वीं और 20वीं सदी में हुए। साम्यवाद और ये आपके पूंजीवाद के नाम पर युद्ध, आपके नस्ल के नाम पर यहूदी ने यहूदियों को बाहर निकालने के लिए हिटलर ने युद्ध किया, और फिर राष्ट्र के नाम पे तो हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो धार्मिक संस्थाओं की कमजोरी ने कहीं ना कहीं उस सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर दिया था और राज्य की ताकत को अनियंत्रित कर दिया था। स्टेट था वो बहुत पावरफुल हो चुका था और उसने अपने हिसाब से फैसले लिए थे। फ्रांस की क्रांति में कैसे पूरे चर्च को उखाड़ के फेंक दिया गया था, और चर्च बेचारा बस ये कि जो राजा की बात मानेगा, राजा के पैर छुएगा, उसको हम पादरी रखेंगे, किसी को पादरी नहीं रखेंगे। पादरी अपना टाइम पास कर रहे थे, ठीक है भैया, राजा जो करे करता रहे। तो क्या बात थी कि धार्मिक संस्थाओं की कमजोरी से अराजकता पैदा हो गई। और उदाहरण के लिए मैंने फ्रांस की क्रांति को, तो साथियों ये है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण तो हम बहुत सारे पढ़ते हैं, और मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को भी समझाऊंगा। लेकिन आज का ये जो वीडियो है वो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को समझा रहा है, उन विचारों के उत्पन्न होने के तरीके को समझा रहा है, उन विचारों के उत्पन्न होने के कारणों को समझा रहा है, जिन्होंने धीरे 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 यूरोप की जनता की मानसिकता के अंदर युद्ध को बहुत गहरा भर दिया था। कैसे आर्थिक परिवर्तन हुए, कैसे राजनीतिक परिवर्तन हुए, कैसे सामाजिक परिवर्तन हुए, कैसे आर्थिक परिवर्तन से वाणिज्यवाद आया, पूंजीवाद आया, औद्योगिक क्रांति आई, कैसे संसाधनों की होड़ पैदा हुई और कैसे उसने साम्राज्यवाद को पैदा किया। राजनीतिक तौर पर कैसे सशक्त मध्यम वर्ग पैदा हुआ, उसने राज्य की सत्ता को पहले मजबूत बनाया, चर्च को कमजोर किया, फिर उसने राज्य की सत्ता को भी कमजोर करने की कोशिश की और अपने हिसाब से जनमत बनाने की कोशिश की, और कैसे राज्य के राजा को कमजोर कर दिया और राज्य को जनता के राज्य के अंदर तब्दील कर दिया, और फिर एक संवैधानिक राजतंत्र यूरोप में लाया, लोकतंत्र लाने की कोशिश की। कैसे जनता के जो श्रमिक थे उन्होंने अपने लड़ाइयाँ लड़ी और चार्टिस्ट आंदोलन में अपने हक ब्रिटेन के अंदर हासिल किए, और कैसे मार्क्स ने उन श्रमिकों के असंतोष को राजाओं के राज्यों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, और उस भावना का इस्तेमाल करके उसने सर्वहारा वर्ग की क्रांति को पैदा करने की कोशिश की। और हमें दिखाई देता है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में पहली बार 1917 में सर्वहारा वर्ग का शासन क्या होता है, स्थापित होता है। सामाजिक तौर पर कैसे जनता धर्म के उस चर्च के उस प्रभुत्व को छोड़कर कहीं आगे बढ़ चुकी थी, और राष्ट्र के नाम पर, नस्ल के नाम पर उसने एक बहुत बड़ा अपना एक संगठन बना लिया था, और वो ये चाहती थी कि राष्ट्र के नाम पर हम अपने गौरव को क्या करें, बढ़ाएं। तो कैसे कैसे तब्दीलियां हो रही थी उस वक्त के यूरोप के अंदर, जिन्होंने विश्व युद्ध को अपरिहार्य बना दिया था। ऐसे लगने लगा कि विश्व युद्ध बहुत जरूरी है। और इसीलिए साथियों कि जब ब्रिटेन का राजदूत जब पूरी यूरोप में खड़ा हो रहा था, और जो वो छत पे खड़ा होकर देख रहा था कि जनता कैसे युद्ध के लिए नारे लगा रही है, और युद्ध को ऐसे ऐसे लग रहा है कि युद्ध करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो उसको लग गया था कि अब पूरा यूरोप क्या है, झुलसेगा, चलेगा। कैसे मानव सभ्यता ने वो बुरा दौर देखा, और देखिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यूरोप को समझ में आया युद्ध से कुछ नहीं होता, और उसके बाद में यूरोप ने यूरोपियन यूनियन बनाया। आज यूरोप के बहुत तेरे देशों के अंदर कोई बॉर्डर नहीं है, एक आदमी एक देश में चला जाए फिर किसी भी देश में जा सकता है। शायद उन्होंने युद्ध से सबक लिया और मानव सभ्यता को, मानवता के लिए उन्होंने कुछ भले करने का प्रयास किया। लेकिन पश्चिमी देशों ने जो हिपोक्रेसी दिखाई है, जो आडंबर दिखाया है मानवता के नाम पर, मानवाधिकारों के नाम पर, शायद उसको मानवता कभी माफ नहीं करेगी। शुक्रिया, थैंक यू।